आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या अपकृत्य विधि अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है। इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा है कि आया हुआ है। इसके जगह पे एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अपकृत्य विधि की प्रकृति लिखो, यानी नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, लेकिन इसका आंसर हम वही लिखेंगे जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पार्ट है ये इसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है लॉ ऑफ टॉर्ट का, इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही पार्ट है। इसके पहले हम अपकृत्य का मीनिंग और अपकृत्य की परिभाषा, इसके एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस करा चुके हैं। ये पहले वीडियो में डिस्कस कराया था और आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो अपकृत्य विधि के संबंध में एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा विवाद रहा है, यानी इस प्रश्न पर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है कि भाई अपकृत्य विधि जो है ये अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है। और ये जो विवाद रहा है ये आपका सामंड और विनफील्ड के बीच में रहा है, क्योंकि सामंड जो है ये कहते हैं कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि है, कुछ निश्चित अपकृत्यों की विधि है। और विनफील्ड जो है ये कहते हैं नहीं, अपकृत्य विधि जो है अपकृत्य की विधि है। तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर है क्या, नेचर क्या है अपकृत्य विधि का। तो सामंड ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ टॉर्ट में कहा कि अपकृत्य विधि जो है अपकृत्यों की विधि है, यानी जो अपकृत्य विधि है लॉ ऑफ टॉर्ट है तो ये किसी एक अपकृत्य विधि एक अपकृत्य की विधि नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित अपकृत्यों की विधि है। जैसे कि हमारा भारतीय दंड संहिता में ये 1860 में बना दिया गया था और उस समय कुछ निश्चित अपराधों को कह सकते हो कि कुछ निश्चित अपराध लिख दिए गए उसमें कि अगर ये इस तरह के अपराध होंगे तो उनको ये सजा दी जाएगी। ठीक है, तो उस समय जो कल्पना की गई थी वो आज भी अप्लाई होती है, आज भी वो अपराध होते हैं और उनमें सजा दी जाती है। लेकिन जो लॉ ऑफ टॉर्ट है अपकृत्य विधि है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका विकास हो रहा है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो अभी हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि कुछ निश्चित अपकृत्यों की विधि है। लेकिन सामंड का क्या मानना था इसको देख लेते हैं। सामंड का मानना था कि जो अपकृत्य विधि है वो कुछ निश्चित और विशिष्ट अपकृत्यों की विधि है, जिसमें कि व्यथित पक्षकार को वाद में सफल होने के लिए यह साबित करना होता था कि उसका जो मामला है उन्हीं निश्चित अपकृत्यों में से कोई एक है। ओके, जिससे कि और जो उस मामले में जो उसको उपचार मिलना है वो भी न्यायालय के पास उपलब्ध है, ये एक व्यथित पक्षकार को साबित करना होता था। इस प्रकार से जो सामंड है वो इस सिद्धांत को मान्यता देते हैं कि अपकृत्य की जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले यही सिद्धांत था कि जहाँ उपचार है वहीं पर आपको अधिकार है। ठीक है, अगर न्यायालय के पास उपचार है, आपका जो मामला है या आपको जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए अगर न्यायालय के पास उपचार है तभी आपके उस अधिकार को मान्यता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो सामंड है इन्होंने कहा कि कबूतर के दरबों के सिद्धांत को मान्यता देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रत्येक कबूतर के लिए उनके दरबे निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक अपकृत्य के लिए निर्धारित उपचार होने चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि हर एक कबूतर के लिए उनके दरबे निर्धारित होते हैं, ओके, उसी तरह से हर एक अपकृत्य के लिए उनके उपचार भी निर्धारित होने चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से इनका मानना था कि जो अपकृत्य विधि है उसमें कुछ अपकृत्यों को निश्चित कर दिया जाए कि ये इतने इतने प्रकार के अपकृत्य हो सकते हैं और उन सभी के लिए ये उपचार हैं। लेकिन इस पे काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया, यानी काफ़ी लोगों ने इनके इस सिद्धांत की आलोचना की, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अपकृत्य विधि का भी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है और अगर इस तरह से कर दिया जाएगा तो अपकृत्य विधि का जो है विकास वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन सामंड कहते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो वादी और प्रतिवादी दोनों को मालूम रहेगा, वादी को भी ये मालूम रहेगा कि उसके वाद में सफल होने के लिए उसे क्या क्या साबित करना पड़ेगा और प्रतिवादी को भी मालूम रहेगा कि उसे अपने बचाव के लिए क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं। लेकिन इनकी आलोचना करी गई। सामंड के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इससे अपकृत्य विधि का विकास बाधित होता है, यानी अपकृत्य विधि का विकास रुक जाएगा ऐसे, क्योंकि एक बार अपकृत्य विधि को अपकृत्यों की सीमा में बांध देने से नवीन अपकृत्य का विकास नहीं हो सकता है। अगर अपकृत्य विधि को
कुछ निश्चित अपकृत्यों की सीमा में बांध दिया जाएगा तो फिर अपकृत्य विधि का विकास नहीं हो पाएगा, ये इनकी आलोचना में कहा गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो समर्थक थे, इनके जो सामंत के सिद्धांत के समर्थक थे, उनका कहना था कि भारतीय दंड संहिता में भी तो इसी तरह से है, उसमें भी कुछ निश्चित अपराधों को निश्चित कर दिया गया है और इसी तरह से अपकृत्य विधि को भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनके सिद्धांत की आलोचना काफ़ी हुई थी। अब इसके बाद हम विनफील्ड का देखते हैं। विनफील्ड ने क्या कहा? विनफील्ड ने अपनी पुस्तक अपकृत्य विधि के अंतर्गत अपकृत्य विधि को अपकृत्य की विधि माना है। ठीक है, विनफील्ड ने क्या कहा है कि अपकृत्य विधि जो है वो अपकृत्य की विधि है। ठीक है, इन्होंने कुछ निश्चित अपकृत्यों की बात नहीं करी है बल्कि अपकृत्य की बात करी है। अब ये समझ में शायद ना आ रहा होगा आपको, आगे आप समझिए, समझ में आ जाएगा। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि के अंतर्गत वह प्रत्येक अपकृत्यपूर्ण कार्य अपकृत्य है जिसके लिए कोई औचित्य या अपवाद नहीं है, यानी ऐसा कोई काम जिसके लिए कोई औचित्य नहीं है उस काम को करने का या कोई अपवाद नहीं है, ऐसा अपकृत्यपूर्ण कार्य जो है अपकृत्य माना जाएगा। ओके, विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि एक विकसित विधि है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अधिकारों का जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसे उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। अतः इस प्रकार से विनफील्ड जो है इस सिद्धांत को मान्यता देते हैं कि जहां अब अधिकार है वहीं पर उपचार है। ये जो आप लोग अभी हम इसके पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस कराया था हमने अपकृत्य विधि के विकास का, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि पहले ये सिद्धांत था कि जहां उपचार है वहीं अधिकार है, लेकिन इसके बाद विकास हुआ काफ़ी और फिर इसके बाद ये सिद्धांत आया कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। तो इस सिद्धांत का समर्थन किया विनफील्ड ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार हैं तो उसको ये अधिकार है कि वो उसको उपचार मिले। ओके, अब यहाँ पर एक केस है, केस को देख लेते हैं। एसबी बनाम वाइट का जो मामला है, इस मामले में इस सिद्धांत में यह मान्यता दी गई। इस वाद में मुख्य जो न्यायाधीश थे होल्ट, इन्होंने कहा कि यदि क्षति कई प्रकार की हो सकती है तो वाद भी कई प्रकार से हो सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षति के लिए उपचार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका मामला निर्धारित उपचार के अंतर्गत आता हो या ना आता हो। आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे भारतीय दंड संहिता जो 1860 में बनाई गई, उस समय कुछ निश्चित अपराधों की परिकल्पना कर ली गई कि भाई इस तरह के अपराध हो सकते हैं तो उनके लिए ये सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये सज़ा होगी। लेकिन अपकृत्य विधि है ये अभी विकसित नहीं हुई है, इसका विकास हो रहा है। मीन्स उस समय या अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अपकृत्य हैं या इस तरह के निश्चित अपकृत्य हैं, इस तरह के हो सकते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे नए नए अपकृत्य होते हैं कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। तो ये विनफील्ड कहते हैं कि भाई ये नहीं कहा जा सकता है, अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसको उपचार होगा। यानी ऐसा कोई भी काम अगर कोई व्यक्ति करता है जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई कह सकते हो जिसका कोई अपवाद नहीं है और उस कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो कार्य अपकृत्य माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ऐसा कार्य कुछ भी हो सकता है, आप कह नहीं सकते हो कि कोई कुछ निश्चित कार्य ही होंगे। तो अब इस पर निष्कर्ष में हम देख लेते हैं। दोनों के सिद्धांत अगर देखें तो कुछ हद तक दोनों के थोड़ा ठीक ठीक हैं, लेकिन इस पर जो डॉक्टर ग्लेनविल विलियम्स हैं, इन्होंने क्या कहा कि दोनों मतभेदों को संक्षेप में इन्होंने शब्दों में अपने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहला सिद्धांत यह कहता है कि दायित्व के नियम विस्तृत हैं और दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि दायित्व की अनुपस्थिति के नियम विस्तृत हैं, लेकिन किसी सिद्धांत में कोई सामान्य नियम नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर ग्लेनविल विलियम्स के अनुसार विधि को निश्चित अपकृत्यों में एकत्र किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पिजन होल में अपकृत्यों की कमी है या अपकृत्य को जोड़ा नहीं जा सकता। ये क्या कहते हैं जो डॉक्टर ग्लेन विलियम्स है, ये कहते हैं कि कुछ अपकृत्य विधि में कुछ निश्चित अपकृत्यों को एकत्र किया जा सकता है। ठीक है, यानी जिस तरह से भारतीय दंड संहिता में कुछ निश्चित अपराध किए गए हैं, उसी तरह से अपकृत्य विधि में भी कुछ निश्चित अपकृत्यों को बताया जा सकता है कि हाँ ये निश्चित अपकृत्य हैं, इसके अंतर्गत अगर कोई अपकृत्य होता है तो उसको ये उपचार उपलब्ध होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसको निष्कर्ष में देखें, लेकिन निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो विनफील्ड का सिद्धांत है, विनफील्ड ने खुद सामंत के सिद्धांत को काफ़ी हद तक मान्यता दी है, लेकिन अगर देखा जाए विस्तृत दृष्टिकोण में अगर तो विनफील्ड का सिद्धांत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपकृत्य विधि का भी विकास पूरी तरह से हुआ नहीं है। ठीक है, विकास हो रहा है, तो यहाँ पर इनका सिद्धांत ज़्यादा व्यवहारिक माना गया
और सामान्य का सिद्धांत जो है कुछ निश्चित अपकृत्यों की बात करता है। अगर इनके इस सिद्धांत को मान लिया जाता है तो फिर अपकृत्य विधि का विकास बाधित होता है। तो अभी निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रोफेसर विनफील्ड का सिद्धांत अधिक उचित और व्यवहारिक है। यदि हम मानते हैं कि अपकृत्य विधि का विकास हुआ है तो इस सिद्धांत की सत्यता को मानने से इनकार नहीं कर सकते कि अपकृत्य विधि का विकास हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आप लोग समझ जाओगे। और इस वीडियो को एक दो बार आगे पीछे करके देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिससे कि वो भी इन सभी का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।